और दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। और क्या बोलते हैं, पिछले लेक्चर पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा सभी का, तो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ, सबको ऑडिट पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मज़ा तो क्यों नहीं आएगा यार, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, मज़ा तो आएगा ही। और थोड़ा बहुत जो मेरा कमाल है खैर बाकी बातें परे रखते हुए, आज हम ऑडिट का बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऐसे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऐसे 230। 230 के अंदर होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और ऑडिट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको पता है ऑडिट मतलब कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंस्पेक्शन करना, इन्वेस्टिगेट करना और देखना कि वो सही तरीके से बनी है या नहीं, और जो उसकी वैल्यूज जो रख रखी है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जब हम ये करते हैं, हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमें, हमारा दिमाग इतना तो तेज नहीं है ना कि हर चीज़ प्रोसेस कर ले, उस चीज़ को याद रख ले। और हमें एविडेंस भी चाहिए होता है कि यार देखो भाई, आपने ये गलत करा हुआ है, ये एविडेंस है, ठीक है, ये चीज़ एविडेंस है, इसको ध्यान रखो। तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट करते हैं चीज़ें। हम बोलते हैं ऑन पेपर चाहिए हमें, तू बोल तो गया कि यार मैंने गलत किया, ये पेपर में लिख के दे, और ये मेरा बन जाएगा डॉक्यूमेंट। तो हम हर प्रोसेस को जो करेंगे और उसका जो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे, उस चीज़ को हम कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कि ऑडिट के अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, कितने साल तक उसको प्रिपेयर करना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, और किस किस से मांगना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कंपनी ही मना कर रही है कि भाई मैं तो नहीं दे रही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, मतलब ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन पेपर एंड ऑल्सो इन प्रैक्टिकल लाइफ, बिकॉज आपको डॉक्यूमेंटेशन करना आना चाहिए। क्योंकि वैसे तो आपने अगर ऑडिट कर दिया और ऑब्जर्वेशन निकाल दी, एंड अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है कुछ, तो आप उसको चीज को प्रूव नहीं कर पाओगे कि हाँ यार ये चीज गलत लिखी थी, राइट। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन का जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो ये चीज समझ आ गई हो, क्योंकि ये चीज समझ आने के बाद ही आपको पूरा ये जो हम ऐसे पढ़ने वाले हैं उसकी क्लैरिटी मिलेगी। और एक बता देता हूँ कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये पूरा इंटर में था पहले से, ये सेम चीज है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट इतना है कि फाइनल में भी है। ओके, सो लेट्स मूव टू द स्टडिंग स्क्रीन, जिसके अंदर हम प्रॉपर देख पाएंगे कि हम क्या लिख रहे हैं और नोट्स बनाएंगे अच्छे से। ओके, लेट्स गो। यू करेंगे और आ जाएगी, ठीक है। हमने करा यू और आ गई। क्या बात है, क्या बात है, मौज ही मौज। सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पेन को कर लें ऑन और इसमें बना दें, हेडिंग लिख दें फटाक से सबसे पहले तो, भाई इससे कौन सा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, और कंक्लूजन्स जो हमने निकाले हैं, द ऑडिटर हैज रीच्ड, उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। सो व्हाट वी विल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट व्हाट, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, एंड कंक्लूजन्स रीच्ड। ठीक है, उसको करेंगे। द स्टैंडर्ड डज नॉट इन एनी वे लिमिट द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। तो स्टैंडर्ड किसी चीज में लिमिटेशन नहीं डालता कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप बिल्कुल इसमें खुले हो। इन अदर वर्ड्स, इफ अदर ऐसे प्रिस्क्राइब मोर डॉक्यूमेंटेशन, तो भाई डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर अदर ऐसे बोल रहा है कि हाँ भाई डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा होनी चाहिए, इस चीज को भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए, उस चीज को भी करना चाहिए, तो करो। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं, वही एविडेंस
ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। एक तो ये है कि हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में ही ऑडिटर का काम होता है कि हाँ एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट करते ही करके ही कर पाएगा। एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस प्रोवाइड करता है। तो एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क। उप्स, ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया क्या कुछ? हाँ, कि वो प्लान भी सही से हुआ है, परफॉर्म्ड भी हुआ है। कोई हमसे बोल दे कि अरे आपने ऑडिट ही सही से नहीं किया, हमारे पे एलिगेशन उठा दे, तो हम बताएंगे ना डॉक्यूमेंटेशन, भाई देख हमने सारे प्रोसीजर तो फॉलो करे हैं, तो हमारी गलती क्या है, हमने तो सही से किया है अपने अकॉर्डिंग। तो वो बोलेगा कि चलो ठीक है भाई सही से किया। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स अ नंबर ऑफ एडिशनल पर्पसेस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, ठीक है। असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, असिस्ट करेगा कि आप अच्छे से टीम को कि आप प्लान एंड परफॉर्म कर दो, क्योंकि आप एक कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जो हम भूल जाते हैं, अच्छा यार ये भी चेक करना था, ध्यान नहीं रहा। जब पेन एंड पेपर पे मतलब पेन एंड पेपर यूज करके हमने लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें असिस्ट करेगा। असिस्टिंग द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट एंड टू डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम ऑडिट कर लेते हैं तो हम अपने सीनियर को बताते हैं कि देखो हमने ऑडिट कर लिया है और ये देख लो। तो वो जब वो चेक करेगा, वो किस बेसिस पर करेगा, वो बोलेगा क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म होंगे बताओ, मैं चेक करता हूँ तुमने सही से करा नहीं। तो वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, उसकी वे देखेगा, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो वो डायरेक्ट भी करेगा कि हमें कैसे करना है, वो सुपरवाइज भी करेगा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी बांटेगा भी कि यार अब ये चीज़ है, वो उसको चेक वगैरह करना है, तो किस बेसिस पे चेक कर रहा है, तो इसलिए उसको पेपर चाहिए, एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जिसको वो देख सके और बोले कि अच्छा ठीक है। एनेबलिंग दी एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, आपके ऊपर कोई एलिगेशन उठाए कि यार तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया, तो आप अकाउंटेबल हो सकते हो, आपके पास प्रूफ है, जैसा कहा एविडेंस है, एविडेंस। रिटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ सिग्निफिकेंस टू द फ्यूचर ऑडिट्स, ठीक है। समझ लो आपको अभी ऑडिट मिला है, अगली बार भी आपको अगले क्वार्टर में भी करना होगा या अगले साल भी करना होगा, तो अगर आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो उसके कारण आपके पास रिकॉर्ड होगा कि हाँ यार ये स्टेप मैंने परफॉर्म करे थे पिछली बारी, तो इसी को देख लेता हूँ और इसी से कर देता हूँ, मोटा मोटे तो सेम ही रहेगी चीज़ें। ठीक है, तो उसका भी एक चीज़ आ गई, वन सेकेंड ना। हाँ अब ठीक है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा था कि कुछ बफर हो रहा है इस वजह से। ये समझ आ गया कि भाई फ्यूचर ऑडिट्स में अंदर हेल्प करता है ये चीज़। एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शंस के लिए हेल्प करता है कि ताकि एक आपकी अगर ऑडिट की क्वालिटी क्या है वो पता करने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करो कि भाई मैंने इस तरीके से ऑडिट करा है, देख लो मैं बहुत अच्छी क्वालिटी की तरह, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का ऑडिट करता हूँ, ऐसा नहीं कि आलू चालू जो मिला देख के ऑडिट ऑडिट का साइन कर दिया और बोल दिया हाँ भाई ऑडिट हो गया, ऐसा नहीं। एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अदर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वैसे तो देखो ये पॉइंट दिमाग में होने चाहिए, तो हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसको, हमें इसे डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखा, तो 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट याद कर लेते हैं, बहुत इजी। पहली चीज, असिस्ट करेगा प्लानिंग परफॉर्म में, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं कि पर्पस, उप्स 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 उप्स, असिस्ट करेगा हमें प्लान एंड परफॉर्म करने में, ठीक है। फिर क्या करेगा, सोचो सोचो, फिर हम हमें हेल्प करेगा किसके लिए, कि हमने अकाउंटेबल है कि नहीं है, अकाउंटेबल है होने के लिए। सीनियर्स को हेल्प करेगा किसके लिए, डायरेक्टली वो डायरेक्ट कर पाए, सुपरवाइज करना है, डायरेक्ट सुपरवाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। फ्यूचर ऑडिट्स में हेल्प करेगा, ऑडिट में सिग्निफाइंग सिग्निफिकेंस मैटर पे हेल्प करेगा, मैटर्स पे हेल्प करी उसने। फिर उसने क्या किया, अगर हम डॉक्यूमेंट करेंगे तो देख लेते हैं जी। ये हो गया, ये हो गया, अकाउंटेबल हो गया। हाँ, इंस्पेक्शन वाला पॉइंट रह गया कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन,
रिव्यू, आई बात समझ में? ये चीज हो गई। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये थोड़ा इन डेप्थ बताएगा आपको कि ये चीज क्या होती है। फटाफट पढ़ लेते हैं मजे के साथ। द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू एनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर टू अंडरस्टैंड। ऑडिटर को उस हिसाब से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए कि सामने वाला दूसरा ऑडिटर जो एक्सपीरियंस है, ऐसा ना नौ सीखिया हो, बट हाँ एक्सपीरियंस ऑडिटर है, वो समझ पाए कि हाँ ऑडिट बहुत अच्छी तरह से हुआ है और इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये हैं। ठीक है। द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिटर, वो ये समझ जाए कि अगर आप उसने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखी आपकी, तो वो ये समझ जाए कि नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है और एक्सटेंट क्या है ऑडिट प्रोसीजर्स की। ठीक है। द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म एंड द ऑडिट ऑफ एविडेंस ऑब्टेन, वो ये भी समझ जाए कि रिजल्ट क्या है ऑडिट प्रोसीजर्स की और ऑडिट एविडेंस जो मिला है वो क्या है। सिग्निफिकेंट मैटर समझ जाए अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूजन्स रीच्ड देयर ऑन, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड इन रीचिंग दोज कंक्लूजन्स, तो ये भी समझ आ जाए। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे होना चाहिए। पहली चीज कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, उस चीज उस बंदे को समझ आ जाए कि ऑडिट प्रोसीजर क्या थे, एक एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आ जाए। देन उसको ये समझ आ जाए रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड जो आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा है वो भी चीज समझ आ जाए। देन सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुए थे ऑडिट के बीच में वो चीज समझ आए, और उसके अगेंस्ट जो आपने एक्शंस लिए हैं वो भी समझ आ जाए, और जो कंक्लूजन्स पे रीच करे हो आप वो भी समझ आ जाए, मतलब उसको पूरा ऑडिट ही समझ आ जाए, साला पूरा समझ आ जाए सब। इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए अच्छी सी, कि कोई कल को नौसिखिया तो नहीं, एक्सपीरियंस ऑडिटर आए, वो बोले कि यार मैं तो आराम से कर लूंगा ये चीज, क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतनी बढ़िया हो रखी है। तो मतलब हमें इस तरह से करनी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की मजे आ जाए सामने वाले को। इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म द ऑडिटर शैल रिकॉर्ड क्या। ठीक है। जब ऑडिट प्रोसीजर्स वो डॉक्यूमेंट करा तो क्या क्या उसको लिखना चाहिए। द आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स मैटर टेस्टेड, मतलब असर्शंस लिखनी चाहिए उसको। ठीक है। किसने परफॉर्म करी और क्या डेट था, किसने चेक किया और कब हुआ, सिंपल चीज़। किसने करा, किसने रिव्यू किया और कितना, ये चेक करना चाहिए। नो बिग डील भाई, कोई बड़ी बात नहीं है ये। The order shall document discussions of significant matters with the management TCWG and others, including the nature of significant matter discussed and when with whom the discussion took place. इसका मोटी मोटी बात है कि जो डिस्कशंस हुई है बड़ी अच्छे सिग्निफिकेंट मैटर्स के साथ, ठीक है, वो मैनेजमेंट के साथ और TCWG के साथ डिस्कशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अपनी बात जो हुई है वो ऊपर क्या बोले मैनेजर्स तक नहीं पहुंचाई, कि यार आपके एम्प्लॉयज तो बोल रहे हैं आप तो घपला करते हो, सीधी सी बात है, और आपने ये लिख दिया उनसे ले लिया लिखित में और बोल डायरेक्ट रिपोर्ट में डाल दिया, आपने ये नहीं बोला TCWG को भाई आपकी एम्प्लॉयज ही कहते हैं कि आप गड़बड़ करते हो, आप बात करो एक बार उनसे कन्फ्रंट करो। तो डिस्कशन होनी चाहिए TCWG के साथ। इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइड information that is inconsistent with the auditor's final conclusion, ठीक है, अगर ऑडिटर को लगा कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो मेरी फाइनल कंक्लूजन से मैच नहीं कर रही, ठीक है, रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट हाउ द ऑडिटर एड्रेस द इनकंसिस्टेंसी। ओह अच्छा। ऑडिटर को कुछ ऐसा पता चला, ठीक है, कि उसने जो पहले इन्फॉर्मेशन निकाली थी वो अब इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रही, तो अब उसने उस चीज को डील कैसे किया वो भी उसको डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। तो ये ना दुनिया जहाँ की बातें लिखी हुई है कि डॉक्यूमेंट कैसे रखना चाहिए, तो इसमें आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, रीड मारी समझ आ गया कि हाँ भाई कैसे करनी चाहिए, भाई ये तो बता दे, ये बता रखा कि क्या क्या करना चाहिए, और ये तो हमें वैसे ही समझ है कि हाँ यार ये चीज करनी चाहिए। अब ये बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस ऑडिटर होता क्या है, एक जो हमने पीछे पढ़ा था। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस ले रखा है और रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है उसको ऑडिट प्रोसेस की, एसएस की, बिजनेस एनवायरनमेंट की और एफआर की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स की और अकाउंटिंग कैसे होती है एक तरह से देखा जाए। ठीक है। तो ये भी कवर हो गया। अब अगर हम बात करें ओनरशिप से, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये चीज़ है इंपॉर्टेंट और इसको अच्छे से हम लिखेंगे और समझेंगे कि क्या है। वैसे देखने में बड़ा आसान है और लर्न करने में बड़ा आसान है, बट है इंपॉर्टेंट, ये बात है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फॉर्म, कंटेंट और फॉर्म
एक्सटेंट किससे अफेक्ट होंगे? अफेक्टिंग फैक्टर्स। अफेक्ट का मतलब होता है कि किससे डिसाइड होंगे। अगर कंपनी की साइज बड़ी है तो डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ा होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो पहली तो चीज़ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये हो गया। फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, सिंपल चीज। फिर रोमम, रोमम पे भी होगा, ये रहा रोमम। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, ठीक है। रिस्क ऑफ मटेरियल, अगर रिस्क ज्यादा है मतलब मटेरियल रिस्क ज्यादा है तो यहाँ तो लिख दिया मैंने डायरेक्ट रोमम। अगर रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा होगी डॉक्यूमेंटेशन, ये हो गया। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटर, अच्छा, जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। ठीक है। फिर है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, या फिर इनकंसिस्टेंसी को लिख सकते हैं एक्सेप्शन। The need to document a conclusion or the basis of conclusion not readily determinable from the documentation of the work performed or audit evidence obtained. The methodology used, मेथोडोलॉजी में अब क्या आता है? मेथोडोलॉजी मतलब हमने किस माइंडसेट से अपना ऑडिट किया है और क्या क्या टूल्स की हेल्प करी है, वो भी डॉक्यूमेंट कर दो कि हाँ भाई हमने टैली का यूज़ किया है, हमने सैप का यूज़ किया है या क्या। और द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन or basis for a conclusion not readily determinable from the documentation of the work performed. For example, order the assessment of risk is a matter of professional judgment, मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर जजमेंट यूज होती है। तो डॉक्यूमेंट पढ़ने के मतलब आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपने अपना एक जजमेंट यूज करी कि यार मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट कर रखे हैं बैंक में, तो मेरे को लग रहा है कि इसमें गड़बड़ है, तो मैं डायरेक्ट पकड़ लिया। अब वो बोलेगा कि भाई तुमने डायरेक्ट इसमें कैसे पकड़ा, उसका रीजन क्या है? भाई उसका रीजन कुछ नहीं है यार, मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैंने पकड़ लिया। ठीक है, तो इसमें देखा नीड टू डॉक्यूमेंट कंक्लूजन, जहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट यूज हुई है, पूरा लिख देते हैं। कंक्लूजन या बेसिस ऑफ कंक्लूजन, वेयर प्रोफेशनल जजमेंट इज यूज। ओके, ये चीज हो गई। तो ये चीज वापसी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम सेम चीज रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ था नहीं समझने का। ठीक है, अब ओनरशिप पढ़ेंगे। ओनरशिप के बाद है अपना बाकी कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंट। ओनरशिप ये होता है अनलेस स्पेसिफाइड बाई ऑडिटर की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, तो ये भी लिख देते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, ये भी चीज लिख दी। पानी है क्या? पानी है। The auditor shall adopt reasonable procedures for custody and confidentiality for his working paper. ऑडिटर को ऐसा ना हो कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंट मेरे पे पड़े हुए हैं और मैं इतनी लापरवाही कर रहा हूँ कि मैं कहीं पे भी छोड़ के चले जा रहा हूँ। तो एक रीजनेबल प्रोसीजर लेना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंशियल रहे। ऐसा नहीं दुनिया भर के सब लोग देख रहे हैं। तो ही में एट हिज डिस्क्रिप्शन मेक पोर्शन और एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स अगर मारे तो ऐसी चीज़ें दें जिससे ऑडिट का
जो क्वालिटी है वो खराब ना हो, ठीक है, तो वो दे सकता है, ऐसे मना ही नहीं है, बट ऐसा ना हो कि ऐसा चीज दे दे कि उसने पढ़ा तो वो अच्छा ये चीज ढूंढ रहा है, लो फटाफट मैं ठीक कर देता हूँ ताकि इसकी नजर में ना आए, ठीक है। तो प्रोवाइड सच डिस्क्लोजर कि डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म, ऐसा ना हो कि इस तरीके से उसने दे दिया कि जो वो काम कर रहा था अब उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि कल को उठ के क्लाइंट ने ही सारी चीज ठीक कर दी और पता चल गया कि यार ऑडिटर तो ये चीज देख रहा है तो मैं ये चीज ठीक कर देता हूँ, बाकी छोड़ो गलतियां हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ना हो। तो इंडिपेंडेंस बरकरार रहनी चाहिए ऑडिटर की, ओके। So in the case of company, the main auditor has to consider the report of branch auditor and has a right to seek clarification and visit the branch, but cannot ask for the copy of working paper. Therefore, no branch auditor is under compulsion to give photocopies of his working paper to the principal auditor. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन मतलब पूछी जाती है कि कंपनी के केस में ब्रांच इज नॉट बंद मतलब बंधा हुआ, वो इज नॉट अंडर कंपल्शन टू मेन ऑडिटर, बट मेन ऑडिटर पूछ सकता है। एनी टाइम, ठीक है। कंप्लीट एक्सेस नहीं होती, ये हमने पढ़ ही लिया कि भाई ब्रांच ऑडिटर हो कोई भी हो, वो उस पर कंप्लीट एक्सेस नहीं होती वर्किंग पेपर्स की सब्सिडरीज की। ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी कैन आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू, ये सेम चीज़ है यार, ब्रांच और सब्सिडरी वगैरह के बात एक ही पड़ती है, ठीक है। पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ओके। प्रिपरेशन टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए ताकि क्वालिटी बनी रहे और इफेक्टिव रिव्यू एंड इवेल्युएशन चलता रहे एंड कंक्लूजन पे रीच करें वो सही रहे। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज बीन परफॉर्म इज लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट देन द डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ वर्क परफॉर्म। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है समझने के लिए, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये कह रहा है कि भाई तुम जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो ना, हाथों हाथ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते जाओ, ऐसा ना हो कि तुम एंड में कर रहे हो, एंड में करोगे तो वही बात हो जाएगी यार, तुम चीज भूल जाओगे और कुछ चीज लिखना भूल जाओगे, कुछ चीज के पेपर कलेक्ट करना भूल जाओगे, तो इस वजह से वो लेस एक्यूरेट हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी हैम्पर हो जाएगी इस वजह से। तो वो ये चीज बोल रही है कि लेस एक्यूरेट हो जाता है कब, जब अगर हम बहुत डिले करें इन चीजों में, और ऐसा करें कि भाई डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर दी ऑडिट वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए ताकि उससे टाइमली बेसिस पे होना चाहिए, मतलब ताकि उससे क्या रहे, क्वालिटी बढ़ती रहे और एक इफेक्टिव रिव्यू होता रहे कि जो हम कर रहे हैं उसका हमारे पे डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, ताकि हम लोगों को एविडेंस दे पाए कि हाँ यार हम जो कर रहे हैं वो सही है। राइट। अब इस पूरी असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैं पहले मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा, ठीक है। अब ये हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप रीड मार सकते हो, रीड खुद कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, या रीड फटाफट मार लेंगे हम, लेकिन चीज एक्सप्लेन करने का मैं बताता हूँ, ठीक है। रीड मार लेते हैं फटाक से। The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis. टाइम पे कर लेनी चाहिए आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट चली गई है उसके अगले मतलब क्या बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट जाने के बाद उसको टाइम के अंदर अपनी पूरी जो फाइल है वो बना लेनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन की, ताकि ऐसा ना हो कि भाई ऑडिट हो जाए और हमारे फाइल ही प्रिपेयर ना हो। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल मतलब एक फाइल बनती है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट असेंबल किए जाते हैं कि हाँ यार ये कंपनी की डॉक्यूमेंट इधर है,
तो वो काम होगा। तो कह रहा है कि टाइमली बेसिस पे हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर SQC1 बताता है कि वो चीज़ तरीके से होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ भी हो रहा है, ठीक है। और उसके अंदर SQC1 में एक बता रखा है कि जो टाइमली बेसिस है, वो टाइमली बेसिस क्या है? टाइमली बेसिस है एन एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट विद इन विच टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल इज ऑर्डिनरी नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 60 दिन के अंदर अंदर करनी चाहिए, 60 दिन से ज्यादा नहीं। अब 60 दिन किससे, मतलब कहाँ से शुरू करें? जब ऑडिट रिपोर्ट हमने दे दी, उसके 60 दिन बाद तक हमारा ये काम पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि 61वां दिन लग रहा है, 62वां दिन लग रहा है, वहां दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें 60 डेज वाली। द कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड उसके अंदर कोई नई परफॉर्मेंस नहीं होगी, कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगेगा, राइट। तो ये भी हम लिखते जाते हैं। 60 डेज के अंदर अंदर नो न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एविडेंस, ठीक है। कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, एविडेंस नहीं होना चाहिए, कोई कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। तो चेंजेस आदमी कर सकता है। चेंजेस में however be made to the audit documentation during the final auditing process if they are administrative in nature। ऐसे चेंजेस कर सकता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हों। कैसे? कि भाई डिलीट करना कोई चीज को, मतलब फालतू चीज को। सुपरसीडियड डॉक्यूमेंट मतलब ड्राफ्ट होती है, जैसे आप रिपोर्ट बनाते हो, जिस बंदे ने ऑडिट कर रखा पता ही यार उसको, कि आप जब रिपोर्ट बनाते हो तो 10 तरह की ड्राफ्ट रिपोर्ट बनती है, क्योंकि उस पर 10 लोग काम कर रहे होते हैं। तो आप तो फाइनल रिपोर्ट ही डालोगे ना उसमें, तो बाकी 10 चीज है उनको डिलीट मार दो, कोई दिक्कत नहीं। उनको बोलते हैं सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स। जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स काम हुए उनको आप डिलीट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर हम साइन करके लिखवाते हैं कि भाई हम ये काम करना था, वो काम करना था, वो हो गया, ठीक है, हटा दो। ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें आप हटा सकते हो। और आफ्टर द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल कंप्लीट हो गई है, द ऑर्डर शैल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी नेचर बिफोर द एंड ऑफ इट रिटेंशन पीरियड। अब रिटेंशन पीरियड क्या है जी? रिटेंशन पीरियड है हमारा नो शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या फिर ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ हमने लिखा नो शॉर्टर देन 7 years, ठीक है। ये चीज, मतलब ये चीज ना आगे कवर होगी, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये चीज आगे कवर होगी तो वहां रेफरेंस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत समझना कि नहीं करा, हम ये करेंगे, जरूर करेंगे, देयर इज नो इशू, हम ये चीज जरूर करेंगे, ठीक है। तो रिटेंशन पीरियड ध्यान रखना, नो शॉर्टर देन द 7 years, मतलब 7 साल तक तो आपको डॉक्यूमेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखने ही रखने हैं अपने पास। ऐसा ना हो कि आप 5-6 साल में वो डॉक्यूमेंटेशन उठा लो, आप पे क्वेश्चन कर सकता है कोई कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लाओ, ठीक है। नो शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ, ये ध्यान रखना फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है यहाँ पे, जो भी है ना ये भी, मतलब ये भी जो है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, और ये भी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, ओके। तो ये भी हो गया हमारा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ डिपार्चर फ्रॉम रेलिवेंट रिक्वायरमेंट, if in any exceptional circumstances the auditor judges next to depart from the relevant requirement in essay, the auditor shall document how the alternative audit procedures perform। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ऐसे कोई चीज बस प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसे के मुकाबले, मतलब मुताबिक ऐसे के अकॉर्डिंग ये काम ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऑडिटर ने समझा नेसेसरी, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करी, उसने बोला कि यार इस चीज में थोड़ा डेविएट कर देते हैं और अलग तरीके से करते हैं, तो उसको उस चीज को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ठीक है। रीजन डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि उसने अलग कदम क्यों उठाए और क्या अलग कदम उठाए, वो बता दो, और उससे वो एम अचीव हुआ नहीं हुआ वो भी बता दो, ठीक है। इजी बॉस। एंड इसी के साथ हमारा 230 डॉक्यूमेंट, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी खत्म होता है। एंड इसमें लगा हमारा एक पेज से भी कम। एंड दिस इज हाउ वी रिवाइज ब्रो। बीच में डिस्टर्बेंस आई थी ना आई गेस, तो नो इश्यूज। मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम धनाधन धनाधन चीजें लिखे जा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट,
ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम धनाधन धनाधन चीजें लिखे जा रहे हैं। ऐसा है कि हमें जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरह से कवर करना है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ऐसा ना हो कि हम एक ही चीज लिख रहे हैं, हमें चीज समझनी है कि हम क्या कर रहे हैं। वो चीज हमें समझ आ जाएगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। लिव फाइनेंस, लर्न फाइनेंस एंड ऑडिटिंग भी सीखते रहो। बाय बाय।